जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपकी प्रियदर्शी पद पर। देखिए, नवीन सर रोजाना आरआरबी एनटीपीसी जीएस का प्रैक्टिस सेट करवाते हैं। ये हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर कौन सा 7 है। बाकी पीडीएफ कहाँ पर मिलेगा? टेलीग्राम पर मिलेगा, उसका लिंक दे दिया हूँ डिस्क्रिप्शन में। चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। रिवीजन के तौर पर ही रखिएगा, ठीक है। बाकी एक बार पीडीएफ से भी आप पढ़ लीजिएगा। मकर विलाकू उत्सव कहाँ का? केरल का, ठीक है। कितने दिनों तक चलता है? 7 दिनों तक चलता है। भगवान अरप्पन को समर्पित है। ये किस जनजाति के द्वारा ये उत्सव मनाया जाता है? तो मलया रावाह जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। आंध्र प्रदेश के प्रमुख उत्सव कौन कौन से? फ्लेमिंगो और दुर्गम्मा। तमिलनाडु के महामहम और कंथूरी। कर्नाटक के कंबाला, हथुरी, कावेरी संक्रमण। कौन कौन से? कंबाला, हथुड़ी और कावेरी संक्रमण। ये सब कहाँ के उत्सव हैं? कर्नाटक के उत्सव हैं। केरल का भी हम लोगों ने देखा मकर विलाकू उत्सव है, ठीक है, जो कि 7 दिनों तक मनाया जाता है। भगवान अरप्पन को समर्पित है। केरल के और कौन कौन से प्रमुख त्यौहार हैं? विशु, जो कि 9 वर्ष के अवसर पर मनाया जाता है। अरट्टू, निशागंधी और पेनकुनी। ओणम। ओणम देखो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ओणम। क्वेश्चन नंबर दूसरा, ठीक है। हाउ आई बिकम ए हिंदू, ठीक है। हाउ आई बिकम ए हिंदू किसकी आत्मकथा है? तो सीताराम गोयल की आत्मकथा है। और प्रमुख प्रमुख लोगों को देख लेते हैं, उनके द्वारा लिखी गई आत्मकथा। द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी किसकी है? सैम पित्रोदा का है। कोर्ट ऑफ इंडिया किसका है? रंजन गोगोई का है। ब्रेव हार्ट ऑफ भारत किसका है? विक्रम संपत का है। मैकमोहन लाइन किसका है? जे सिंह का। मैकमोहन रेखा किसके किसके बीच में होता है? तो भारत और चाइना के साथ में लगता है, ठीक है। डूरंड रेखा किसे किसे? तो भारत और अफगानिस्तान के साथ में। रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के साथ में। तो मैकमोहन लाइन किसकी पुस्तक है? तो जे सिंह की है। क्वेश्चन नंबर तीसरा, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर भारत में किन दो शहरों को जोड़ता है? तो असम यानी कि सिलचर यानी जो कि असम में पड़ता है, और पोरबंदर जो कि गुजरात में पड़ता है, यानी असम को पोरबंदर से जोड़ता है, ठीक है। ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर। और नॉर्थ साउथ कॉरिडोर जो है किसे किससे जोड़ता है? तो जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी। अगर ये हमारा भारत है तो ऊपर जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, यही सबसे नेशनल हाईवे सबसे लंबा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देते हैं। किस महिला को ओलंपिक में डबल डबल मेडलिस्ट होने का सम्मान प्राप्त है? तो पीवी सिंधु को। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। पावर लिफ्टिंग में किस भारोत्तोलन शैली का प्रयोग किया जाता है? तो डेड लिफ्ट और स्क्वाड और बेंच प्रेस, इन सब का प्रयोग कब किया जाता है? किस शैली इसमें किस में किया जाता है? तो पावर लिफ्टिंग में किया जाता है। आप लोगों को पता है कि ओलंपिक चल रहा था जिसमें 49 वर्ग किलोमीटर में उन्होंने जीता था। देखो, 5 कैटेगरी में खेला जाता है पावर लिफ्टिंग, ऐसे वजन उठाया जाता है इसमें। तो मेल में कौन कौन सा? 61 किलो का, 73 और 89 और 102 और 102 से ज़्यादा किलो का होता है इसमें। और फीमेल में 49, देखो 49 में ही जीती थी, हमको नाम भूल गए। 49, 59, 71, 81 और 81 प्लस। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। द 40 मिनट रागा ये किसकी एल्बम है भाई? तो अली अकबर खान की एल्बम है। अली अकबर खान कौन है? सरोद वादक हैं। कौन से घराने से? तो मेहर घराने से संबंध रखते हैं। अमजद अली खान सरोद वादक हैं। इनका एल्बम कौन सा है? मास्टर ऑफ मास्टर्स। मास्टर ऑफ मास्टर किसकी है एल्बम में? तो अमजद अली खान की है, ठीक है। सरोद वादक हैं। और देख लेते हैं प्रमुख प्रमुख, देखना। हरिप्रसाद चौरसिया प्लस शिव कुमार शर्मा का, इन दोनों का एल्बम में कौन सा है? कॉल ऑफ द वैली है। बाकी हरिप्रसाद चौरसिया का इनका निजी कौन सा एल्बम है? तो ब्रेथ ऑफ गॉड है। बांसुरी वादक हैं, ठीक है। अश्विनी कुमार शर्मा का निजी अगर देखोगे तो जर्नी विथ A100 स्ट्रिंग। संतूर वादक हैं, 100 स्ट्रिंग, जो नहीं था सतुर में से पूरा झरना जिसे वो रहता है, तार नुमा रहता है, बजाया जाता है, ठीक है। सुशील कुमार का पर्सनल अगर पूछे तो आप ये बता देंगे। हरिप्रसाद चौरसिया के आप ये बता देंगे। अगर इन दोनों का पूछेगा ना, तो जैसे कि कॉल ऑफ द वैली किसका है, तो आप बता देंगे हरिप्रसाद चौरसिया और शिव कुमार शर्मा का है, ठीक है। आगे देखते हैं। रागमाला माई म्यूजिक ऑफ लाइफ किसकी है? तो पंडित रविशंकर का है। ए लाइफ इन म्यूजिक किसका है? जाकिर हुसैन का है। जाकिर हुसैन जो कि तबला वादक हैं। आगे देखते हैं। पंडित रविशंकर के हैं सितार वादक है, और जाकिर हुसैन तबला वादक है। ए लाइफ इन म्यूजिक सब रंग किसका है? तो गुलाम अली खान का है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। विशेष आहरण अधिकार को खालिस्तान के रूप में भी जाना जाता है, तो पेपर गोल्ड के रूप में भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 ना, बिम्स्टेक बिम्स्टेक के सदस्य कौन कौन से देश हैं? देखो भारत के सब आसपास हैं, पाकिस्तान इसमें नहीं है। कितने सदस्य हैं टोटल? देखो इसमें 7 सदस्य देश हैं, ठीक है। वर्तमान महासचिव कौन है? तो इंद्राणी पांडे हैं। हेडक्वार्टर कहाँ पे? नेपाल के ढाका में है, ठीक है। स्थापना कहाँ पर हुआ है? स्थापना कब हुआ है? 6 जून
1997 को हुआ, बैंकॉक घोषणा के तहत हुआ था। जब शुरुआत में इसकी स्थापना किया गया तो उस समय कितने मेंबर थे? 4 केवल सदस्य थे। इंडिया था, बांग्लादेश था, श्रीलंका था और थाईलैंड था। वर्तमान में टोटल 7 हैं। कौन कौन से आप देख दो, 20 याद करना, ठीक है। भूटान, बांग्लादेश, आई से इंडिया हो गया, एम से म्यांमार और नेपाल हो गया, एस से श्रीलंका हो गया, टी से थाईलैंड हो गया। टोटल 7 हो गए कि नहीं हो गए? देखो 2 यहाँ पर, 3, 5, 6 और 7, ठीक है। अपने ही आसपास देखना, सारा पता चल जाएगा। भारत, ठीक है। भारत के बाद देखो बांग्लादेश, ऊपर भूटान, ठीक है, इधर म्यांमार, नीचे श्रीलंका, इसके बाद हमारा म्यांमार देख ही लिए, म्यांमार और नेपाल और यहाँ पर हमारा नीचे पड़ता है थाईलैंड। आगे क्वेश्चन नंबर 9, भारत में परिसीमन आयोग कितनी बार स्थापित किया है? तो 4 बार किया गया। परिसीमन आयोग कब आया था? कौन से संविधान में है? आर्टिकल 82 में है। देखो परिसीमन आयोग का आता है कि जनगणना किया जाता है कि जनगणना के हिसाब से सीट को, जो हमारा सीट होता है लोकसभा राज्यसभा का, लोकसभा का, उस निर्धारित किया जाता है कि जनसंख्या के हिसाब से कितना सीट रखा जाए। अभी जानते हो इसमें जो वर्तमान में लोकसभा है 1971 की जनगणना के हिसाब से रखा गया है। 1971 के उस समय के हिसाब से रखा है कि 10 लाख पर एक सांसद होंगे। अभी अगर देखोगे तो बहुत ज़्यादा हो गया। अभी होना भी चाहिए, शायद 1900 सन 2029 चाहे 30 में हो। इसलिए देखते हो जो नया हमारा पार्लियामेंट बना है वहाँ पर संसद और राज्यसभा और लोकसभा की सीटें बढ़ाई गई हैं, क्योंकि जनसंख्या भी बढ़ गया है ऑटोमेटिक, तो उसके हिसाब से उतने होने चाहिए। अगर अभी भी देखोगे तो एक जो सांसद है हमारा 10 लाख पर निर्धारित किया गया, अब देखोगे तो 20 या 25 लाख पर होंगे सब। क्वेश्चन नंबर 10, राज्यसभा सदस्य चुनता है। जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं उनको कौन कौन चुनता है? तो विधानसभा के सदस्य जो विधायक लोग होते हैं, लोकसभा राज्यसभा के सदस्य होते हैं। अब राज्यसभा के बारे में याद करना, जो 1/3 सदस्य होते हैं प्रत्येक 2 वर्ष में क्या होता है? रिटायर होते रहते हैं, ठीक है। अस्थायी सदन होता है, ये कभी भंग नहीं होता है। राज्यसभा का कार्यकाल अगर कोई पूछे तो आप बता दीजिए नहीं, क्यों? क्योंकि ये अस्थायी सदन है, इसका कार्यकाल नहीं होता। हाँ, इसके सदस्यों का कार्यकाल होता है कितने? 6 वर्ष का, ठीक है। कुल सदस्य कितने होते हैं? मैक्सिमम 250, वर्तमान में कितने हैं? 245 हैं। 245 देखना, तो 245 जो हैं स्टेट से कितने चुने जाते हैं? 2 to 9, ठीक है। यूटी से 4 है। प्रेसिडेंट कौन है? 12। आगे अगर हमारा देखो लोकसभा में लोगों द्वारा कितने सदस्यों का प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है? तो 543, यानी जो लोकसभा में जो सीट है प्रत्यक्ष रूप से कितने लोगों को चुना जाता है? कई बार सवाल कन्फ्यूजन में कर देता है। अगर आपसे 545 दे दे, 550 दे दे, 552 दे दे, ध्यान से सुनते जाना, 552 दे दे, ठीक है। इसके बाद आपका दे दे 543, तो आप कितना बताएंगे? वर्तमान में 543, प्रत्यक्ष रूप से 543 ही लोगों को चुना जाता है। बहुत लोग ये सोचेंगे 545 क्यों नहीं है? 545 क्योंकि 2 एंग्लो इंडियन जो था वो समाप्त हो चुका है। आप हो सके तो ये 4 ऑप्शन लिख के आप किसी भी दोस्त से पूछ लेना, जो नहीं जानते अच्छे तरह से, वो गलत ही बताएंगे, देख लेना। पहली लोकसभा गठन कब हुआ? 17 अप्रैल 1992 में। पहला सत्र कब चला था? 13 मई 1952 में। ये हमारा कौन सा निम्न सदन है? उच्च सदन कौन सा होता है? राज्यसभा होता है, ठीक है। देखना जो लोकसभा में एससी की सीट कितनी रहती है? 84 रहती है। एसटी की कितनी रहती है? 47। टोटल एसटी एससी की सीट कितनी? 131 सीट है, ठीक है। रिजर्व सीट है, कोई इसे नहीं ले सकता। एसटी एससी के ही बंदे वहाँ पर बैठेंगे। सही किए भीमराव अम्बेडकर। 12वां देखो, सत्र के दौरान संसद शुरू होता है जब हमारा सत्र होता है। सत्र जो होता है, देखो सत्र आर्टिकल 85 इसका है। जो बजट सत्र होता है जो फरवरी मई में होता है। मानसून सत्र होता है जुलाई सितंबर तक चलता है। शीतकालीन सत्र होता है नवंबर से दिसंबर तक। इसी सत्र में सांसद लोग बैठ कर, ठीक है, कानून बनाते और देश का बहुत भलाई करते हैं ये लोग। उसी इस सत्र में ही बैठते हैं, बाकी इस तरह नहीं बैठते हैं। वो भी देखो कम से कम 2 सत्र में भाग लेना रहता है। मैक्सिमम 6 माह का अंतर होना चाहिए सत्र में ना, मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा 6 माह का तुरंत सत्र होना चाहिए। अब सोचिए इसी सत्र में बैठते हैं, देखो फरवरी से मई तक चलेगा। इसके बाद जून में आराम ही करेंगे, जुलाई में हो गया, अक्टूबर, सितंबर में चला, अक्टूबर में छुट्टी। भाई लोगों का कितना छुट्टी रहता है, देख लो कितना छुट्टी रहता है, कितना काम करते हैं ये लोग। वो भी 2 सत्र में जो काम चला, ठीक है, नहीं चला, ठीक है, वो भी काम का करते हैं, सब जाते हैं, बहस वहस करते हैं, इस चिमा होता रहता है आए दिन। तब बहस केवल होता है, एक दूसरे बस टिप्पणी टिपरा रहता है। देखो जब ये जो संसद हमारा है, लोकसभा राज्यसभा के मेंबर लोग बैठते हैं, सत्र चालू होता है। सत्र चालू हुआ तो देखो 11 बजे तक काम चालू हो रहा है। भाई राजा लोग हैं, आराम से उठेंगे। 11 बजे से 12 बजे तक चला था प्रश्नकाल, पूछा। 12 से 1 बजे तक शून्यकाल, ठीक है, मीडिया वाला काम रहता है शायद। 1 से 2 बजे तक लंच रहता है। भाई वीआईपी लंच रहता है इन लोगों का, एकदम लाजवाब लंच। 2 से 6 बजे तक प्रस्ताव रहता है। वो लोकसभा वाले प्रस्ताव रखें तो राज्यसभा वाले अपना विपक्ष वाले प्रस्ताव रखेंगे तो इनका जवाब देंगे जो बैठे रहते हैं ये लोग, सत्ता पक्ष वाले। आराम है। 13वां औरंगजेब के शासनकाल, ठीक है, कब 58 से लेकर 1707 तक चलता है। वीणा वादक ना, औरंगजेब वीणा वादक था। माता मुमताज महल पत्नी का नाम,
दिलशाद बानो बेगम था। मिर्जा राजा सिंह को 7,000 रुपये का मनसब दिया जाता था। कुल हिंदू मनसबदार कितने थे? 1/3 थे, यानी कि 33% थे उस समय हिंदू मनसबदार, जो कि इसी के अधीन कुछ रहते थे, इसके अधीन कुछ नहीं रहते थे। मनसबदार क्या रहता था मैं बता दे रहा हूँ। जैसे कि राजा हो गए, यहाँ के एक मनसबदार है, ठीक है, यहाँ के एक राजा है ना। अब इनके अधीन इनका ये क्या हो गया, ये भाई साहब सॉरी, ये है इनकी अधीन सेवा कर लिया, मतलब इनके इनके अंदर में हो गए। मतलब इनका ज़मीन अपना ये सब यहाँ पर अपना राजा नहीं बैठाएंगे, इनके अंदर नहीं हो जाएंगे, पर हाँ यहाँ के राजा जो रहेंगे वो कह दिए कि भाई मैं आप ही के अधीनस्थ हूँ, जो आप कहेंगे वो होगा। जैसे कल का इनका कहीं युद्ध हुआ, ठीक है, तो ये भी अपना सेना लेकर जाएंगे, तो वही मनसबदार यहाँ पर हो गए। आगे देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 14, औरंगजेब के अधीन मुगल वास्तुकला का एक उदाहरण है कौन सा? मोती मस्जिद, जो कि दिल्ली में पड़ता है, ठीक है। अब औरंगजेब का देख लेते हैं कौन कौन सा विजय, कौन कौन सा युद्ध लड़ा था, ठीक है। 1687 में गोलकोंडा विजय, 1665 में हिंदू मंदिर तोड़ने का आदेश दिया था, 1670 में असम विजय, 1686 में बीजापुर विजय और 1689 में जजिया शुरू कर दिया था। 1679 जजिया कर शुरू कर दिया था इन्हें। देखो औरंगजेब ने कौन कौन सा निर्माण करवाया था, तो बादशाही मंदिर जो कि लाहौर में बनवाया था, बैतुल पुस्तकालय भी बनवाया था औरंगजेब। क्वेश्चन नंबर 15 देखो, औरंगजेब ने साहिबत उज जमानी की उपाधि किसे प्रदान किया था? तो जहान आरा को ये उपाधि दिया था। आगे देखो, 1719 से लेकर 1748 तक शासन करने वाले मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला का वास्तविक नाम क्या था? तो रोशन अख्तर था, ठीक है। इसी शासनकाल के दौरान जो 1737 में बाजीराव ने दिल्ली पर आक्रमण किया था, ठीक है। इसी के समय में 4 स्वतंत्र राज्य बने थे, हैदराबाद, आसफ जहाँ, अवध और शहादत खां। आगे क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, सॉरी क्वेश्चन नंबर 17, बहादुर शाह जफर के बारे में। बहादुर शाह जफर शासनकाल देखोगे 1837 से लेकर 1857 तक था। इसकी एक कवि थी कौन सी? जफर थी। इसके दरबार में कौन था? मिर्जा गालिब था, जो एक शायरबाज था, ठीक है। साम्राज्य कहाँ से कहाँ तक इसका फैला था? चांदनी चौक से लेकर पालम तक इसका साम्राज्य फैला था। 1757 की क्रांति के बाद ये कैद हो गया था, क्योंकि 1757 की जो क्रांति थी भाई साहब ये इसके मुखिया थे, जबरी नहीं बना दिए थे सब क्रांतिकारी, बनवा की मतलब बैठला रहा, इनके बना दिए थे। ये 1757 की क्रांति जो होता है, अंग्रेज दबा लेते हैं, अंग्रेज जीत जाते हैं, ये भाई साहब हेड में रहते हैं, इन्हीं को उठा लेते हैं, इनको भेज देते हैं कहाँ? रंगून, जो कि हमारा म्यांमार है, वहीं पे भेज देते हैं। उसमें म्यांमार की राजधानी उसमें रंगून थी, वहीं पे भेज देते हैं, उसमें भारत का हिस्सा था, उसमें भेज देते हैं इन लोग को, म्यांमार को, ठीक है, म्यांमार में भेज देते हैं बहादुर शाह जफर को। 1862 में हो जाकर मर जाते हैं। अंतिम मुगल सम्राट कौन थे? यही थे बहादुर शाह जफर, क्योंकि 1857 की क्रांति के बाद कोई मुगल बादशाह नहीं था, सब सारा समाप्त हो गया था, तो 1862 में इनकी मृत्यु हो जाती है बहादुर शाह जफर का। 18 देते हैं, पश्चिमी घाट, जो हमारा भारत है ये हमारा कौन सा नीचे इधर पश्चिमी घाट है, ठीक है। पश्चिमी जो तट है ना, पश्चिमी तट के ही साथ साथ में हमारा पश्चिमी घाट लगता है, तो पश्चिमी घाट और पश्चिमी तट अगर कोई पूछे तो दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। देखो पश्चिमी घाट जो हमारा है अनाईमुड़ी, जो कि केरल में पड़ता है, पश्चिम घाट की सर्वोच्च चोटी यही है, ठीक है, अनाईमुड़ी है। पश्चिम घाट की ऊंचाई उत्तर से पश्चिम की ओर उच्चतम बढ़ती जाती रहती है। देखो इधर से इधर आओगे तो इसकी घाट, ठीक है, पश्चिमी घाट बढ़ती रहती है। इसे यूनेस्को में शामिल किया गया था कब? सन 2012 में। कोई गाडविल समिति है जो कि इसकी रक्षा करता है, ठीक है। अगला पश्चिम घाट का हिस्सा, पश्चिमी घाट का हिस्सा कौन कौन से पहाड़ी आते हैं? अन्नामलाई पहाड़ी, इलायची पहाड़ी, नीलगिरी पहाड़ी देखो तो यहाँ पर नीचे पाया जाता है, जो कि तमिलनाडु में मिलता है। बाकी अन्नामलाई और इलायची पहाड़ी जो कहाँ की केरल में पाया जाता है। ये पश्चिमी घाट के हिस्से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, देख लेना है। क्वेश्चन नंबर 20 देखो, पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो महेंद्रगिरी, जो कि आंध्र प्रदेश में पड़ता है। आगे अंडमान निकोबार द्वीप समूह का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो 8,249 वर्ग किलोमीटर है। अब सवाल ऐसे नहीं पूछते हैं, अब सवाल पूछते हैं वर्ग के मतलब कितना क्षेत्रफल है। ऐसे तो सब कोई बता देगा सबसे छोटा राज्य कौन सा है, सबसे छोटा यूटी कौन सा, सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। पर अब सवाल क्या है कि घुमा का सवाल दे रहा है, जैसा कि नवीन सर ने बोला है कि अब सवाल दे रहा है क्षेत्रफल पूछ दे रहा है। देखो क्षेत्रफल यहाँ पर लिखा गया है, तो 8,249 वर्ग किलोमीटर किसका है? अंडमान निकोबार का क्षेत्रफल है। सबसे बड़ा क्षेत्रफल किसका? यूटी का है, लद्दाख का है, जिसका क्षेत्रफल देख लो कितना है, ठीक है, 59,146 वर्ग किलोमीटर है। सबसे छोटा कौन सा? यूटी है, लक्षद्वीप है, जो कि 32 वर्ग किलोमीटर का है। दिल्ली का क्षेत्रफल कितना है? 1483 वर्ग किलोमीटर है। राज्य में देखोगे तब सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल में राजस्थान, एमपी, इसके बाद महाराष्ट्र, ये भाई यूपी, चौथे में कौन आता है? यूपी आता है। सबसे छोटा क्षेत्रफल, ठीक है, 3,702 वर्ग किलोमीटर में पड़ता है। आगे 22वां देखो, भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ पर? हैदराबाद में है।
इसकी स्थापना कब होता है? 1999 की स्थापना होता 1999 में इसकी स्थापना किया जाता है। वित्त मंत्रालय के अधीन आता है, फाइनेंस मिनिस्टर के अंदर। 23 देखो मनरेगा, इसका फुल फॉर्म क्या है? तो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। आपको पता है गांव में जो प्रधान लोग रहते हैं वो देते हैं मनरेगा में, गांव के लोगों को चुनते हैं, तो 3 महीने के लिए काम दिया जाता है, 100 दिन के लिए काम, यानी कि 3 महीने के लिए अप्रॉक्स काम दिया जाता है। जैसे रोड हो गया बनवाने के लिए, कच्ची रोड हो गया, मिट्टी वाला रोड हो गया, ये सब बनवाने के लिए काम दिया जाता है मनरेगा में। लोग जो लोग गाँव के होते हैं वो समझ जाएंगे कि मनरेगा में लोग काम बहुत लोग करते हैं, ठीक है। शायद 300 के 400 रुपया प्रतिदिन मिलता रहता है। अरे काम करते लेबरों भी मस्त रहते हैं, जाते हैं तनी मनी मजा लेते रहते हैं। मनरेगा रोजगार 100 दिन का ये काम दिया जाता है, ठीक है। पहले जो इसकी शुरुआत होती है तो नरेगा नाम था, ठीक है। नरेगा शुरुआत में घोषणा जब होता है सन 2005 में, 22 मार्च सन 2005 में, तो नाम नरेगा था, ठीक है। शुरू कब होता है? तो 2 फरवरी सन 2006 को। मनरेगा नाम इसका कब चेंज कर दिया गया? तो 2 अक्टूबर सन 2009 को, महात्मा गांधी के जन्मदिन पर। तो 2 अक्टूबर सन 2009 को मनरेगा नाम हो गया। पहले नरेगा था, फिर मनरेगा हो गया, एम जुड़ गया। 24-25 देख लो। जंक ईमेल को के नाम से जाना जाता है? क्या है? स्पैम कहा जाता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन सा है? ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर, जिससे आप काम करते हैं, कुछ नए डिजाइन करते हो, उसे हम क्या बोलते हैं? ग्राफिक्स एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। जय हिंद।